Hello everyone. Today we are going to learn class 8 science chapter 5, that is conservation of plants and animals. Okay. So the conservation of plants and animals. हम यहाँ पर कंजर्वेशन वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं? कंजर्वेशन वर्ड का मतलब होता है किसी भी चीज को संरक्षित करना, सेफ करना या उसको प्रोटेक्ट करना फर्दर डैमेज से, या और भी हमें जैसे उसको आगे की फ्यूचर जनरेशन्स के लिए बचाना है तो हमें उस चीज को कंजर्व करना पड़ेगा। अब कंजर्व करने की जरूरत क्यों पड़ रही है प्लांट्स एंड एनिमल्स को, इस चैप्टर पे हम जानेंगे इन बातों के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपसे बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। दिस इज अ एमसीक्यू क्वेश्चन। इस वीडियो के एंड में एंड तक आपको इसका आंसर मिल जाएगा, सो प्लीज वीडियो को ध्यान से देखिए। So the question is, a place where animals are protected in their natural habitat is called biosphere, biodiversity, ecosystem और wildlife sanctuary. तो आपको जो क्वेश्चन का आंसर है इस वीडियो के एंड तक मिल जाएगा। So why we are having a need to conserve plants and animals, इसके बारे में हमें जानना है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कंजर्व मतलब करना होता है प्लांट्स को और एनिमल्स को सेव करना या उनको प्रोटेक्ट करना। तो कभी कभी आप जब अपने हॉलीडेज में या कभी अपने आप पेरेंट्स के साथ कहीं बाहर गए होंगे तो काफ़ी लोग जो होंगे वो कभी जू वगैरह उन्होंने विजिट किया होगा या कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क जो उनको विजिट किया होगा। क्योंकि हमारे इंडिया में बहुत सारे ऐसे नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर्स जो रिजर्व करते हैं एनिमल्स को एंड प्लांट्स को, की स्पीशीज को। तो ये इस तरीके के जो नेशनल पार्क्स और सेंचुरीज जो है उनका क्या पर्पस है, क्यों उन्हें बनाया जा रहा है और हमें क्यों ज़रूरत पड़ रही है कंजर्व करने की इन सब चीज़ों को, तो इस चैप्टर में हम जानते हैं। तो बिफोर गोइंग कि हमने नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और बायोस्फीयर रिजर्व क्यों बनाए, क्यों उनकी ज़रूरत पड़ी, तो हम शुरू करते हैं कि उसका एक मेन रीज़न है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन होता क्या है, सबसे पहले उसके बारे में पढ़ते हैं। आजकल हमारे पास जो बहुत वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स हमारे पास बहुत पहले से अर्थ पर एग्जिस्ट करते हैं, तो उनको जो सेव करना, उनका वेलबींग देखना वो ह्यूमंस की जिम्मेदारी है। बट हम ह्यूमंस क्या करते हैं, उसको अपने अपने फायदे के लिए, अपने बेनिफिट के लिए उसको हम क्या करते हैं, उसको हम हार्म पहुंचाते हैं और उसको अपने बेनिफिट के लिए हम एक्सेस में यूज करते हैं ताकि वो ना तो फ्यूचर जनरेशन्स के लिए बचे और वो उसको हम पल्यूट कर रहे हैं जिस तरीके से हम अपने नेचर को, अपने अर्थ को। तो इसमें एक जो मेजर जो रीजन आता है वो होता है डिफॉरेस्टेशन। कि डिफॉरेस्टेशन, अब प्लांट्स जो हैं वो हमें फूड देने के लिए, ह्यूमंस को फूड देने के लिए सबसे एक बहुत रिलायबल सोर्स है, जो हम बहुत पहले से, जैसे हमें कुछ खाने के लिए सब्जियां मिलती हैं वो हम फॉरेस्ट से लेते हैं, या फ्रूट्स होते हैं, या और भी बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं लाइक बहुत सारे जो स्पीशीज होते हैं एनिमल्स के और बर्ड्स के, वो भी फॉरेस्ट के अंदर पाए जाते हैं। अगर हम उन्हीं जीवों का, स्पीशीज का घर जो है अगर उसको छीन लेंगे अपने फायदे के लिए, तो ये जो है वो हमारा जो अर्थ है, हमारा जो एनवायरनमेंट है उसके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। तो व्हाट इज डिफॉरेस्टेशन? इट इज द एक्सेसिव कटिंग ऑफ ट्रीज। इट इज द एक्सेसिव कटिंग ऑफ ट्रीज और फॉरेस्ट। तो जब हम फॉरेस्ट को और उसमें रहने वाली स्पीशीज को है, अगर मान लीजिए अगर हम फॉरेस्ट को कट कर रहे हैं तो वहां रहने वाली स्पीशीज तो अपने आप उनका घर छिन गया है या उनका हैबिटेट छिन गया है जहां वो रहते थे, तो उनको इधर उधर वहां से दूसरी जगह जाना पड़ेगा। तो इसीलिए जो डिफॉरेस्टेशन है उसको हम एक सिंपल वर्ड्स में कहें तो वी आर कटिंग द ट्रीज और वी आर क्लियरिंग द फॉरेस्ट, क्योंकि उस लैंड को हम यूज करेंगे अपने बेनिफिट्स के लिए। क्यों किया जा रहा है ये, उसके क्या पर्पसेस हैं, वो हम थोड़ा सा जानते हैं। देखिए, प्रोक्योरिंग लैंड फॉर कल्टीवेशन, हमें खेती के लिए जगह चाहिए तो हम क्या करेंगे, हम क्योंकि हमारा पॉपुलेशन
मतलब इंक्रीज होता ही जा रहा है, उसमें कोई भी कमी नहीं हो रही है। पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है, तो उसको जो पॉपुलेशन इंक्रीज के साथ जो लोग हैं वो बढ़ रहे हैं। लोग बढ़ रहे हैं तो हमारी जो खाने पीने की चीज़ें हैं उनकी जो क्वांटिटी है वो भी हमें ज़्यादा चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उन्हें कल्टीवेट करना पड़ेगा, उगाना पड़ेगा, उनकी खेती करनी पड़ेगी। तो उसके लिए हमें लैंड चाहिए, तो हम क्या कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, जंगलों को काट रहे हैं। हम अब ज़्यादा लोग हैं हमारे पास, तो हमें उनको रहने के लिए घर, उनको काम भी चाहिए, तो फैक्ट्रीज भी बनाई जाएंगी। तो बिल्डिंग हाउसेस एंड फैक्ट्रीज के लिए भी हम क्या करते हैं, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं। अब फर्नीचर बनाना है, लकड़ी चाहिए फ्यूल के लिए। प्रीवियस चैप्टर में भी हमने पढ़ा था कोल एंड पेट्रोलियम में कि जो हम वुड को एज अ फ्यूल बहुत टाइम से यूज़ करते हुए आ रहे हैं। तो हमें क्या करना है, हमें फ्यूल चाहिए, अरे हमें तो वुड चाहिए, हम क्या करेंगे, डिफॉरेस्टेशन। तो एक ये बहुत बड़ा रीजन है। और जो नेचुरल कॉज होता है डिफॉरेस्टेशन का, वो ज्यादातर आपने हमने प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ा था, फॉरेस्ट फायर्स एंड जो सेवियर ड्रॉट, सूखा वगैरह पड़ जाता है, उसकी वजह से भी डिफॉरेस्टेशन होता है। अब बहुत सारे कॉजेज है डिफॉरेस्टेशन के लिए, कुछ नेचुरल होते हैं, कुछ मैनमेड होते हैं। अब ये तो हमने जान लिया कि डिफॉरेस्टेशन होता क्या है, बट डिफॉरेस्टेशन के कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, उनसे क्या हो रहा है, जो कि इस चैप्टर में हमें बहुत इंपॉर्टेंटली पढ़ना है। तो अब देखिए, डिफॉरेस्टेशन जो होती है उसका एक सबसे बड़ा कॉन्सिक्वेंस हो रहा है कि वो क्या कर रहा है, हमारे अर्थ के जो टेम्परेचर है उसको बढ़ाएगा, ग्लोबल वार्मिंग करेगा, पोल्यूशन लेवल को बढ़ाएगा अर्थ पर। अब एज पोल्यूशन इंक्रीज होगा तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी एटमॉस्फेयर में बढ़ती जाएगी, ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो भी नीचे लोअर होता जाएगा। ये हम जानेंगे कि वैसा क्यों हो रहा है, बट ये कुछ कॉन्सिक्वेंसेस है जो डिफॉरेस्टेशन के मैं आपको बता रही हूँ। अब डिफॉरेस्टेशन जो होगी वो क्या डिस्टर्ब कर देगी, बैलेंस को डिस्टर्ब कर देगी नेचर के। क्यों? क्योंकि एज टेम्परेचर इंक्रीज होगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, पोल्यूशन बढ़ेगा, वाटर साइकिल का जो पूरा हमारा प्रोसेस होता है वो डिस्टर्ब होगा, ग्राउंड वाटर लो हो जाएगा, लोगों को पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से जो नेचर का बैलेंस है उसे हम डिस्टर्ब कर रहे हैं ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन। अब देखिए नेक्स्ट, अब ये देखिए, जो डिफॉरेस्टेशन होती है वो रेनफॉल का जो साइकिल है उसको भी डिस्टर्ब कर रही है। उससे वो डिस्टर्ब हो जाएगा, तो पेड़ों को पानी नहीं मिलेगा, प्लांट्स को पानी नहीं मिलेगा, तो वो स्पीशीज धीरे 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 एक्सटिंक्ट होने लग जाएंगी। अगर कहीं पे फ्लड आएगा या कहीं पर सूखा होगा तो हमारी क्रॉप्स वगैरह जो है उनको भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। अब हमारा जो प्लांट्स होते हैं उनको क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है। अगर हम जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारे प्लांट्स को कहाँ से मिल रहा है, नेचर से मिल रहा है, नेचर से मिल रहा है। तो अब कार्बन डाइऑक्साइड को इंक्रीज करते जा रहे हैं एटमॉस्फेयर के अंदर, तो क्या होगा, अब प्लांट्स जो है उनको हमने कट करा, प्लांट्स को कट करा, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड यूज नहीं करेंगे, क्योंकि प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है, क्योंकि प्लांट्स हमारे लिए ऑक्सीजन रिलीज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को यूज अप करते हैं। तो अगर हम प्लांट्स को कट कर देंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो यूजेज है वो क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। कम हो जाएगा तो वो हमारे एटमॉस्फेयर में बढ़ेगा, और इससे मैंने आपको जैसे पहले भी बताया, ग्लोबल वार्मिंग होगी, और वो हमारे सारा ये जो अर्थ है उसके टेम्परेचर को बढ़ा देगी, सूखा हो जाएगा, ड्रॉट्स हो जाएंगे। एंड वन मोर कॉन्सिक्वेंसेस देयर कि सॉइल की फर्टिलिटी पे भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर सॉइल को पानी नहीं मिलेगा तो वो मिनरल एंड न्यूट्रिएंट्स को कैसे प्लांट्स तक ट्रांसपोर्ट करेगा। वो जो इस तरीके की जो प्रोसेस है वो सॉइल को लेस फर्टाइल बना देगी। इसी तरीके से जो फर्टाइल लैंड होंगे वो कन्वर्ट हो जाएंगे डेजर्ट्स में। डेजर्टिफिकेशन इसको हम बोलते हैं। जब धीरे धीरे हमारी जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो डिक्रीज होती जा रही है, हमारी सॉइल की जो टॉप मोस्ट लेयर होती है उसके अंदर ह्यूमस कम होता जाएगा, तो ह्यूमस कम होता जाएगा तो सॉइल जो होगी वो एक डेजर्ट के अंदर धीरे धीरे चेंज होने लग जाएगी। अब जो डिफॉरेस्टेशन होती है वो वाटर की जो होल्डिंग कैपेसिटी होती है सॉइल की, उसको भी कम कर देती है।
क्यों? क्योंकि मैंने आपको जैसे अभी भी बताया कि जो प्लांट्स होते हैं वो सॉइल को ही यूज़ करते हैं एज़ अ ट्रांसपोर्ट मीडियम, कि वो ग्राउंड से जो होता है वो ऊपर की तरफ प्लांट्स के जड़ों की तरफ जो होता है वो पानी को खींच के लाता है। तो अगर हमारी जो सॉइल होगी वही जो होगी ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाएगी, तो इसी तरीके से इनफिल्ट्रेशन का प्रोसेस नहीं होगा और जो फ्लड्स हैं वो ज़्यादा आएँगे। क्यों? क्योंकि जो हमारी सॉइल है वो वाटर होल्ड नहीं कर पाएगी, उसकी कैपेसिटी जो है वो वाटर वाटर होल्ड करने की कम हो जाएगी, तो फ्लड्स आएँगे। और इसी तरीके से जो सॉइल के न्यूट्रिएंट्स हैं और टेक्सचर है वो भी धीरे-धीरे खराब होता जाएगा ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन। अब अगर हम कंटिन्यू बातों को जानते हुए भी कि हमें कितने नुकसान हैं प्लांट्स को कट करने के, डिफॉरेस्टेशन के, बट हम फिर भी कर रहे हैं। हम अपने फ़ायदे के लिए इन सब चीज़ों को नहीं सोचते कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है या जो हमारा अर्थ है उसको कितना नुकसान हो रहा है, बट हम कंटिन्यू करते हैं। इसीलिए जो फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ जो होती है उसको कंजर्व करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए जो हमारी गवर्नमेंट्स होती हैं उनको काफ़ी स्टेप्स लेने पड़ते हैं। तो उनको सेव किया जाता है किसके थ्रू? वाइल्ड लाइफ को सेव करने के लिए एंड फॉरेस्ट को सेव करने के लिए, हमारे फ्लोरा एंड फौना को सेव करने के लिए बनाए जाते हैं बायोस्फीयर। अब बायोस्फीयर क्या होते हैं? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, तो ध्यान से सुनेंगे कि बायोस्फीयर जो होते हैं वो पार्ट होते हैं अर्थ के जिसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं और वो लाइफ को सपोर्ट भी करते हैं। अब बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और बायोडाइवर्सिटी क्या होती है कि देखिए, डाइवर्सिटी का मतलब होता है डिफरेंट वैरायटीज, अलग अलग तरीके के ऑर्गेनिजम्स जब अर्थ के ऊपर रहते हैं तो उसे बायोडाइवर्सिटी में कहा जाता है। तो अब इनका आपस में भी इंटर रिलेशनशिप होता है। अब वो कैसे हम एनवायरनमेंट के साथ डेवलप करते हैं उसको भी हम पढ़ेंगे। देखिए, अगर मैंने बोला कि क्या बोलते हैं प्लांट्स हैं, प्लांट्स और एनिमल्स एक ही जगह पे हैं। अब प्लांट्स क्या करेंगे? वो हमारा एनिमल्स के लिए खाना बनाएंगे, एनिमल्स उनको खाएंगे, फिर हमें जो एनिमल्स होते हैं उनसे जो प्रोड्यूस होने वाली चीज़ें जो होगी वो ह्यूमंस यूज़ करते हैं, ह्यूमन यूज़ करते हैं। और क्या बोलते हैं, ह्यूमंस जो होते हैं फिर वो एनिमल्स का भी ध्यान रखते हैं। तो इस तरीके से ये जो सारी चीज़ें होती हैं वो आपस में कनेक्टेड होती है। बायोस्फीयर के अंदर जो रहने वाली चीज़ें होती हैं वो सारी आपस में कनेक्टेड होती हैं। तो अब इसी तरीके से एक एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ कि जो हमारा मध्य प्रदेश है वहाँ पे एक बायोस्फीयर रिजर्व है, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व इसका नाम है। यहाँ पर प्लांट्स एंड एनिमल्स जो होते हैं वो इतने डिफरेंट तरीके के पाए जाते हैं। और यहाँ की एक स्पेशलिटी क्या है, यूनिक यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो अपर हिमालयाज हैं उनकी पीक्स पे जो प्लांट्स एंड एनिमल्स पाए जाते हैं वो हमें यहाँ पर भी देखने को मिलते हैं। अपर हिमालयन पीक्स पे जिस तरीके के प्लांट्स एंड एनिमल्स पाए जाते हैं और लोअर वेस्टर्न घाट में जो प्लांट्स एंड एनिमल पाए जाते हैं वो हमें यहाँ एक ही जगह में मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में देखने को मिलते हैं। तो जो इसी जो चीज़ की वजह से ये प्लेस जो है पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व बहुत ज़्यादा यूनिक है अपने आप में। इसी तरीके से नेक्स्ट हम देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्लोरा एंड फौना वर्ड को मैं पहले एक्सप्लेन करना चाहूँगी थोड़ा कि फ्लोरा क्या होता है। फ्लोरा मीन्स होता है प्लांट्स एंड फौना मीन्स होता है एनिमल्स। तो यहाँ पर अगर हम फ्लोरा एंड फौना वर्ड को यूज करें तो इसका मतलब है कि हम किसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं? प्लांट्स एंड एनिमल्स को एंड देयर हैबिटेट, हैबिटेट जहाँ पर वो रहते हैं, एंड द प्रोटेक्टेड एरियाज कॉल्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। ओके, सेंचुरी का मतलब होता है एक सेफ प्लेस। तो जब हम फ्लोरा एंड फौना मतलब प्लांट्स एंड एनिमल को सेफ रखने के लिए और उनके घरों को, हैबिटेट का मतलब होता है घर। तो इन सिंपल वर्ड्स, जब हम प्लांट्स एंड एनिमल्स और उनके जो घर हैं उनको प्रोटेक्टेड एरियाज के अंदर सीमित करते हैं तो उन प्लेसेस को हम बोलते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज या नेशनल पार्क एंड बायोस्फीयर रिजर्व। अब इन सब की अलग अलग जो स्पेशलिटीज हैं उसको हम इस चैप्टर में आगे
पढ़ेंगे। देखिए, यहाँ पर कुछ तरीके की लिमिटेशंस लगाई जाती हैं गवर्नमेंट की तरफ से कि यहाँ पर एक तो ट्रीज़ को कट करना मना होता है और हंटिंग प्लांट्स एनिमल्स को हंट करना जो होता है वो प्रोहिबिटेड होता है। उनको पोच करना, उनको पकड़ना, उनको किल करना और मतलब खेती करना, कई प्लेसेस पे खेती करना भी मना होता है। आप प्लांटेशन भी वहाँ पर नहीं कर सकते हो, ना आप पेड़ लगा सकते हो, ना पेड़ काट सकते हो। वहाँ पे आप अपने एनिमल्स को चरा भी नहीं सकते हो। जो चरवाहे होते हैं वो ग्रेजिंग के लिए लेके जाते हैं, आप वहाँ पर उस एरिया में वो भी नहीं कर सकते। ओके, तो इस तरीके के जो प्रोटेक्टेड एरियाज हैं उनमें सबसे फर्स्ट जो हम जानेंगे वो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जैसे मैंने आपको अभी अभी एक्सप्लेन किया कि एनिमल्स को यहाँ पर क्या किया जा रहा है, विदाउट एनी डिस्टर्बेंस रखा जा रहा है उनके हैबिटेट में, उनके घर में। वहां पर जो ह्यूमंस एक्टिविटी है उसको नहीं होने दिया जाता है। क्यों? क्योंकि जो जानवर होते हैं वो अपने घर में ही रहना पसंद करते हैं, वो ह्यूमंस को देखना पसंद नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ह्यूमंस अगर उनके आसपास रहेंगे तो वो उनको डिस्टर्ब करेंगे, वो उनके जो नेचुरल हैबिटेट है उसको पल्यूट करेंगे और जो उनका रहने का जो प्लेस है उसको खराब करेंगे। तो इस तरीके से उनको जब एनिमल्स को उनके घर के अंदर सुरक्षित रखा जाता है विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, तो इसे हम बोलते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नाउ द नेक्स्ट इज नेशनल पार्क। अब नेशनल पार्क क्या होते हैं? नेशनल पार्क के अंदर क्या होता है, वाइल्ड लाइफ जो होती है, जो एनिमल्स वगैरह होते हैं या प्लांट्स होते हैं, वो फ्रीली यूज कर सकते हैं अपने हैबिटेट को और नेचुरल रिसोर्सेस को। दिस इज नेशनल पार्क। नाउ द लास्ट वन इज बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व्स क्या होते हैं? ये एक बड़ा लैंड होता है जिसके अंदर वाइल्ड एनिमल्स, वाइल्ड लाइफ, प्लांट और एनिमल्स, जैसे मैंने आपको बताया, उनकी जो लाइफ होती है, उनके हैबिटेट होते हैं और वहाँ रहने वाले लोग, ट्राइबल पीपल जिनको हम बोलते हैं, जनजातियां वगैरह, उन्हें भी इस एरिया में सुरक्षित रखा जाता है। अभी तक हमने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क्स के बारे में जाना था। इन दोनों के अंदर यहाँ पर ह्यूमंस का कोई भी काम नहीं था, बट बायोस्फीयर रिजर्व्स जो होते हैं उनके अंदर ट्राइबल पीपल जो होते हैं, जनजातियां होती हैं, उन्हें भी एनिमल्स और प्लांट्स के साथ सुरक्षित रखा जाता है। So this is the end of this part 1. We will continue the chapter in the next part. Thank you so much.